जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में बताइए टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है। आपसे पूछा है कि मयूरभंज छऊ नृत्य जो है किस राज्य का मूल नृत्य है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य का है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मयूरभंज छऊ उड़ीसा राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। या छऊ नृत्य की तीन शैलियां जो कि उड़ीसा का मयूरभंज छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ में से एक है। मयूरभंज छऊ की विशेषता है कि इसमें मुखौटों का प्रयोग नहीं होता, जबकि अन्य शैलियों में मुखौटे अनिवार्य हैं। इसमें युद्ध कला, शारीरिक मुद्राएं और लोक कथाओं का मिश्रण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किसे संविधान दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, BN राव साहब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में इस मसौदे का संविधान सभा की प्रारूप समिति ने कार्य किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य जो होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्या? तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और अस्थायी जो सदस्य बनते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो 5 स्थायी सदस्य जो है, एक होता है रूस आपका, दूसरा है चीन आपका, तीसरा है फ्रांस आपका, चौथा है अमेरिका और पांचवा हो जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इनमें से जो नहीं भी है वह आपका हो जाता है ऑप्शन बी, कनाडा जो है या नहीं है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा कि भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी पट्टाभी सीतारामैया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वो बी पट्टाभी सीतारामैया थे। भारत की संविधान सभा में कुल 22 समितियां गठित की गई, जिसमें 8 प्रमुख और 14 उप समितियां थी। सदन समिति अध्यक्ष थे पी पट्टाभी सीतारामैया। इसका काम था संविधान सभा के सदस्यों के लिए आवास, बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाओं की देखभाल करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली या वाला पहले एशियाई कौन थे या थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन मिहिर सेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मिहिर सेन पहले एशियाई और पहले भारतीय पुरुष थे जिन्होंने 1958 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। उन्होंने यह उपलब्धि 12 घंटे 34 मिनट में हासिल की। बाद में उन्होंने गंगा, भद्रेश्वर, पनामा, पाली, टाइग्रिस और डार्डानेल्स जैसी नदियों और समुद्री मार्गों को भी तैरकर पार किया। 1967 में उन्हें पद्मश्री और 1967 में ही पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। आपसे पूछा कि भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान या ऑपरेशन किस वर्ष में शुरू किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1881 में। भारत में आंशिक जनगणना का कार्य 1872 में हुआ, लेकिन वह पूरे देश में एक साथ नहीं हुआ। 1881 ईस्वी में पहली बार पूरे भारत में एक साथ व्यवस्थित और आधुनिक ढंग से पूर्ण जनगणना कराई गई। इस जनगणना को वायसराय लॉर्ड रिपन के समय आयोजित किया गया। तब से भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है। वर्तमान में भारत का जनगणना कार्य गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के अधीन होता है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 में कौन सा शब्द जोड़ा गया? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जोड़ा जो गया वह गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी तीनों शब्द जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू किया गया था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? आपसे पूछा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन कहा जाता है। वह भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और 11वें राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 11वें नंबर के रही राष्ट्रपति थे। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, नाग और ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों के विकास में योगदान दिया। उन्होंने इसरो और डीआरडीओ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना, डीआरडीओ का पूरा नाम, इसकी स्थापना हुई थी डीआरडीओ की 1958 में। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा जो बताता हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आपसे पूछा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 जो हैं वो स्टेट हैं आपके। और जो हाई कोर्टों की संख्या हो जाती है उच्च न्यायालयों की, वो 25 है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारत में 25 उच्च न्यायालय है। पहला उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता में स्थापित हुआ। सबसे नया उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश 2019 में स्थापित हुआ। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिससे शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 66वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। यह सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए बाध्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली पर्वतमाला। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। यह राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है। राजस्थान का माउंट आबू अरावली की जो कि सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, इसी श्रृंखला में स्थित है। अरावली राजस्थान की जलवायु, वनस्पति और खनिज संसाधनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाकी ऑप्शन दिया सतपुड़ा पर्वतमाला, तो यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में स्थित है। सह्याद्री पर्वतमाला महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक में है और विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? आपसे पूछा कि दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खगोलीय वेधशाला। जंतर मंतर का निर्माण 1724 में, जंतर मंतर का निर्माण 1724 में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर के शासक ने कराया। इसका मुख्य उद्देश्य था खगोलीय गणनाएं और समय मापना। यहाँ विशाल खगोलीय यंत्र बने हैं जिसने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, समय और कैलेंडर संबंधी गणनाएं की जाती है। इसी प्रकार से के जंतर मंतर जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में भी बनाए गए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पारसनाथ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पारसनाथ पर्वत झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। यह गिरिडीह जिले में स्थित है। यह पर्वत जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने तपस्या की थी।
बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो कांगटो जो है अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है, पारसनाथ झारखंड का, तो अनामुड्डी जो है केरल का सबसे ऊंचा शिखर है, दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंचा है, और गिरनार गुजरात का प्रसिद्ध पर्वत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए आंखों की रोशनी और त्वचा की सेहत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह रात में दिखने और कार्निया की सुरक्षा में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से रतांधा यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस और जेरप्थेलमिया हो सकता है। इसके सूत्र क्या है, तो गाजर, पालक, शकरकंद, दूध, अंडा, मछली आदि इसके प्रमुख स्रोत है। बाकी ऑप्शन में दिया विटामिन डी, तो जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। विटामिन सी जो ऑप्शन में दिया है, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है। आपसे पूछा है कि धन विधेयक किस सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है केवल लोकसभा में। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक में शामिल होते हैं करों का आरोपण, समाप्ति या संशोधन, उधार लेना, भारत की संचित विधि के से धन का व्यय। लोकसभा में पारित होने के बाद यह राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है पर इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। अंतिम निर्णय हमेशा लोकसभा का ही होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 143। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी विधिक या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देता है लेकिन यह राय बाध्यकारी नहीं होती। इसे ही परामर्श क्षेत्राधिकार कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे। आपसे पूछा है कि पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक से संबंधित थे। पंडित बिरजू महाराज भारत के सबसे प्रसिद्ध कथक नर्तक और गुरु थे। वह लखनऊ घराने से संबंधित थे। उन्होंने कथक नृत्य को केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। उन्हें पद्म विभूषण और कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। बिरजू महाराज ने कई हिंदी फिल्मों जैसे देवदास, शतरंज के खिलाड़ी, बाजीराव मस्तानी आदि में भी नृत्य निर्देशन किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है। आपसे पूछा है कि किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद को। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। इसका कारण है कि ऐतिहासिक समय से हैदराबाद मोती और हीरे के व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ के बाजार, खासकर चार मीनार के पास का लाड बाजार और पर्ल मार्केट मोतियों की प्रसिद्ध मंडी है। निजामों के समय इसे मोतियों और हीरे के निर्यात के लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। बाकी ऑप्शन में नई दिल्ली तो भारत की राजधानी है और दिल्ली दिलवालों की दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है। चेन्नई की बात करें तो भारत का डेट्राइट कहा जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली यानी कि आईटी हब कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स की विशेषता अमेरिकी संविधान से ली गई है। अमेरिकी संविधान का बिल ऑफ राइट्स मौलिक अधिकारों का आधार माना जाता है। भारत में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है। आपसे पूछा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने 1909 में लिखी थी। यह पुस्तक उन्होंने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय जहाज पर लिखी। बाकी ऑप्शन में सुभाष
सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखी है। सरोजनी नायडू ने द गोल्डन थ्रेशोल्ड जैसी काव्य कृतियां लिखी। महात्मा गांधी हिंद स्वराज लिखी 1909 में। तो जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज इनकी प्रमुख पुस्तक है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न, जो भी प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको एक प्रश्न आना चाहिए। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। बाकी जो भी विकल्प दिए गए हैं उनको भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये सब कौन से राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, या भी बता दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।